आइए, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। चलते हैं, आज की हम लोग क्लास में पढ़ते हैं राज्य की मंत्रिपरिषद। राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इसके पहले की जो क्लास थी वो थी राज्य का राज्यपाल, यानी राज्यों के राज्यपाल के बारे में हम लोग अनुच्छेद जो है 152 से हम लोगों ने उसकी शुरुआत करी थी और कहाँ तक पहुँचे थे 162 तक। इसके बीच के हम लोगों ने अध्ययन किया है राज्यपाल के बारे में, जो कि भाग 6 में आता है। अगर हम राज्य के वर्णन की बात करते हैं तो भाग 6 में आता है, अगर हम केंद्र के वर्णन की बात करते हैं तो भाग 5 में आता है। तो जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं वो राज्य के प्रमुख होते हैं, यानी कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, और जो केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है वो कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। तो आइए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में। और अगर कहीं आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसमें सभी प्रकार की जानकारी और वीडियो आपको लगातार उसकी नोटिस मिलती रहेगी। ठीक है, चलते हैं, अपनी क्लास में आते हैं। और सबसे पहला प्रश्न बनता है कि राज्य की मंत्रिपरिषद। राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहला वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद जो है वो मिलता है 163 के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पहला प्रश्न क्या होता है कि कार्यवहन के लिए, यानी कि राज्य के जो कार्यवहन होते हैं, राज्य की जो कार्यपालिकाएं होती हैं, उनके कार्यों का कार्यवहन करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जो कि जिसका प्रमुख कौन होगा? उसका प्रमुख राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसे बनाया जाएगा। और जो किसको सलाह देगा, यानी कि जो राज्य का मंत्रिपरिषद होगी वो सदैव राज्यपाल को सलाह देने के लिए गठित की जाएगी। तो इसके बारे में जो वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उसका आंसर आता है अनुच्छेद 163 में किया गया है। और सिंपल सा आप अगर उपबंध की बात करते हैं तो अनुच्छेद 163 में राज्य की मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। और अगर आप उपबंध शब्द की व्याख्या नहीं समझ पाते हैं तो जान लीजिएगा, इसका मतलब होता है कि के बारे में संपूर्ण वर्णन किया गया है कि राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी उसका कार्य क्या होगा और वो कैसे काम करेगी। तो कैसे काम करेगी, तो जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका जो सलाहकार होता है वो कौन होता है? तो सलाहकार होता है भाई हमारे राज्य की मंत्रिपरिषद, यानी कि जो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, एवं उसकी मंत्रिपरिषद होती है। किसको सलाह देती है? तो राज्य के राज्यपाल को सलाह देती है अनुच्छेद 63 के माध्यम से। आइए चलते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। इसी के आधार पर जो वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो कौन करता है, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि हमारे मंत्रिपरिषद के प्रधान की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करेगा। परंतु अगर बात करते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं, जो अन्य सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। परंतु किससे पूछ करके? वो राज्य के सीएम चीफ मिनिस्टर से जो है अनुमति लेकर के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मगर एक छोटी सी बात यहाँ पर आती है कि जब राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन किया जा रहा होगा उस दौरान मंत्रियों के विभाग का बंटवारा जो किया जाता है, जो विभागों का आवंटन किया जाता है, इसको करने का अधिकार किसे है? या फिर किसी भी मंत्री को कोई भी नए विभाग को देना या उससे उस विभाग को छीन लेना, किसी दूसरे को सौंप देना, ये सभी प्रकार के जो अधिकार सौंपे गए हैं वो किसको सौंपे गए हैं? वो राज्य के यानी चीफ मिनिस्टर को सौंपे गए हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राज्य का राज्यपाल जो होते हैं वो लोग करते हैं। और उनके जो अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, परंतु राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। इस चीज को ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अनुच्छेद 164 का फर्स्ट, यानी कि 164 के प्रथम पॉइंट पे किसका वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल बात को ध्यान रखेंगे, जो चीफ मिनिस्टर होता है की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, बिल्कुल। और वह अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति हो कौन करेगा? वो सीएम करेगा। वो 164 के फर्स्ट में वर्णित किया गया है। इस बात को ध्यान रखना है। और सबसे प्रमुख बात अगर आपको ध्यान रखना है, ये एक संशोधन का विशेष प्रमुख पॉइंट बनता है कि हमारे राज्य का जो ये विशेष मंत्रिपरिषद बनाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मंत्रि परिषद के नाम से इसे हम जानते हैं। तो मंत्रिपरिषद हमारी कैसी होगी, इस चीज को ध्यान रखना है, जिसे हम लोग बोलेंगे मंत्रि परिषद। तो ये जो मंत्रिपरिषद होती है राज्य की, इस राज्य की मंत्रिपरिषद को बनाने के लिए
इसको बनाने के लिए क्या जरूरी होता है कि जो हमारे राज्य का निम्न सदन होता है, राज्य का जो सबसे निचला सदन होता है, जिसे प्राथमिक सदन कहते हैं, प्रतिनिधि सदन कहते हैं या जननिधि सदन कहते हैं, तो उस सदन का सदस्यों की सीमा का कितने परसेंट, 15% से अधिक नहीं हो सकता है। चाहे तो केंद्र का हो, केंद्र का होगा तो वो लोकसभा का 15% हो सकता है। अगर राज्यों का है तो जो राज्यों की राज्य विधानसभाएं होती हैं उनकी सदस्य संख्या का 15% होता है। यानी कि मंत्रिपरिषद बनाने के लिए जो संख्या निर्धारित की गई है वो कितने परसेंट है, 15% है। वो भी किसका 15%, ध्यान रखना है, निम्न सदन का 15% होता है। अब ये बात सबसे बड़ी बात आती है कि इसको कौन से संविधान संशोधन से, तो ध्यान रखना है 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। उस संविधान संशोधन से मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो निश्चित कर दी गई थी, केंद्र की और राज्य की। तो ध्यान रखना है, केंद्र की और राज्य की दोनों निश्चित कर दी गई थी, जिनमें बताया गया था कि अगर केंद्र की होगी, अगर यही बात आपसे करी जाए कि अगर ये केंद्र की होगी तो यहाँ पर लोकसभा का किसका होगा, लोकसभा का 15% होगा। अगर यहाँ पर राज्य का है तो वो राज्य विधानसभा का 15% होगा, क्योंकि अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य का जो निम्न सदन होता है वो क्या होता है, राज्य की राज्य विधानसभा होती है, और जो लोकसभा होता है वो केंद्र का निम्न सदन होता है, यानी कि प्राथमिक सदन होता है। तो इसका 15% से अधिक कभी भी मंत्रिमंडल गठित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ध्यान रखना भाई, वेरी 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 मोस्ट प्रश्न बनता है। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 165 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 165 जो होता है उसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें सबसे प्रमुख व्याख्या क्या की गई है कि जिस तरीके से हमारे केंद्र में एक वित्तीय कार्य प्रणाली एवं लेखा जोखा करने के लिए एक पदाधिकारी होता है, जिसे हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं, सीएजी कह सकते हैं। तो अगर राज्य में इस तरीके का कोई काम करता है तो वो कौन करता है, तो ध्यान रखना है वो राज्य का महाधिवक्ता करता है। तो अनुच्छेद 165 के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता का जो वर्णन किया जाता है और उसके कार्यों के बारे में बताया जाता है। तो वास्तव में ध्यान रखना है जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वो राज्य का सर्वोच्च क्या होता है भाई, विधि अधिकारी होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारे राज्य में कानून का सबसे बड़ा अधिकारी किसे कहते हैं, जो विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, कौन होता है, वो महाधिवक्ता होता है। और महाधिवक्ता के लिए अगर हम बात करते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य का राज्यपाल करता है। और केंद्र के अगर हम बात करेंगे सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो फिर उसकी नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति। बिल्कुल दोनों पद एक जैसे काम करते हैं। ये भी एक वित्तीय कार्य संचालन के लिए नियुक्त किया जाता है जो कि विधि अधिकारी होता है। परंतु एक बात समझने वाली है यहाँ पर कि अगर हम पूछें भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे कहते हैं, तो आंसर महान्यायवादी को कहते हैं। ये ध्यान रखना है, यानी कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे कहा जाता है, महान्यायवादी को कहा जाता है। और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे कहते हैं, तो फिर जो आपका महाधिवक्ता होता है इसे कहते हैं। तो दोनों पद अगर चाहो तो कैबिनेट कर सकते हो। अगर यही बात किसके लिए करते हो, यही बात अगर हम केंद्र के लिए करते हैं तो केंद्र का कौन होता है, केंद्र के लिए तो ध्यान रखना है यहाँ होता है महान्यायवादी, न्यायवादी, जिसे क्या बोलेंगे, न्यायवादी कहते हैं। और इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। बिल्कुल ध्यान रखना है, अनुच्छेद 76 में किया गया है। और राज्य की अगर बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, महाधिवक्ता कहते हैं, अधिवक्ता कहते हैं। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका वर्णन 165 में किया गया है। और दोनों लोगों के जो काम होते हैं ये केंद्र का विधि अधिकारी और यानी कि क्या होता है, विधि अधिकारी होता है, अधिकारी। बिल्कुल समझने वाला बिंदु है। और ये कहाँ का विधि अधिकारी होता है, तो ये होता है राज्य का, ये राज्य के लिए विधि अधिकारी होता है। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है, एक केंद्र का विधि अधिकारी होता है और एक राज्य का विधि अधिकारी होता है। यानी कानून का सबसे बड़ा अधिकारी राज्य में कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। कानून का सबसे बड़ा अधिकारी केंद्र में कौन होता है, महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। यानी कि जो केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है वो केंद्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। और जो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल, वो राज्य की कार्यपालिका के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिनका संबंध विधिक रूप से होता है, कानूनी रूप से होता है।
आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले बिंदु की ओर, अगले जो है अनुच्छेद की ओर चलते हैं और अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 में हम लोग देखते हैं, इसमें मुख्य रूप से एक बात आपको समझने को मिलेगी कि हमारे राज्य सरकार के जितने कार्य के संचालन किए जाते हैं, राज्य सरकार जो जिन जिन कार्यों को पूरा करती है उनको किस अनुच्छेद से पूरा करती है, तो ध्यान रखना है 166 अनुच्छेद राज्य सरकार के जो कार्य संचालन होते हैं उनका संपूर्ण वर्णन किया जाता है। ठीक है, इनके कार्य का अधिकारी कौन होता है, तो इनके कार्यों का अधिकारी जो मेन रूप से होता है, मुख्य रूप से होता है, वो भारत का जो राज्यों के सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनको रखा गया है। परंतु सामान्यतः जो कार्य संचालन होते हैं किसके नाम से होते हैं, वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। यानी कि राज्य की अगर हम बात करें कामों की, राज्य के कार्यों की, तो राज्य के कार्यों का संचालन किसके नाम से किया जाता है, राज्यपाल के नाम से किया जाता है। परंतु केंद्र में जो सभी प्रकार के उद्घाटन एवं जो कार्य संचालन किए जाते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं, वो हमारे भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले अनुच्छेद की ओर। अनुच्छेद आपका आता है 167। अनुच्छेद 167 के बारे में देखेंगे और देखते हैं कि इसके बारे में जो मुख्य रूप से वर्णन किया गया है वो किसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद आपका जो आता है जिसे 167 कहते हैं, इसमें जो चीफ मिनिस्टर का कर्तव्य होता है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। और प्लस उसमें यह भी देखना है कि जो राज्य के प्रशासन संबंधी विधान एवं विधायक संबंधी निर्णय लिए जाते हैं उनकी मंत्रिपरिषद के बिना सूचना के नहीं लिए जा सकते हैं। यानी कि हमारा राज्यपाल का जो प्रशासक होता है, ठीक है, वो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम केंद्र की भी बात करें तो हमारे भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो बिना अनुच्छेद 78 के माध्यम से केंद्र की मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई काम नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी विधायक जो सभी कार्य होते हैं वो बिना मंत्रिपरिषद की राज्य की सलाह के नहीं किए जा सकते हैं। ये अपना राज्यपाल जो नहीं कर सकता है, यानी कि राज्य के काम जो होंगे वो बिना राज्य की मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना नहीं किए जा सकते हैं। आइए चलते हैं हम लोग अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 168 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 168 में क्या कहा गया है, यानी कि प्रति राज्य के लिए, यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। अगर हम बात ध्यान रखते हैं कि अपने भारत में राज्यों की संख्या कितनी बनती है, तो भारत में राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रांतों की अगर हम बात करें तो हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रांत हैं। तो 28 राज्यों में 28 राज्य की विधानसभाएं हैं, परंतु 8 केंद्र शासित प्रांतों की बात करते हैं तो वहां पर केवल 2 राज्यों में विधानसभाएं हैं, एक दिल्ली एक पुडुचेरी में फिलहाल गठित हैं। परंतु अगर हम बात करते हैं निर्मित कितने में है, तो विधानसभा का अगर हम व्यवस्था की बात करते हैं तो वो 3 राज्यों में की गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की भी अपनी विधानसभा है परंतु अभी वहां पर उसका गठन नहीं किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि अपने भारत के राज्यों में कितनी विधानसभाएं हैं, तो 28 वो हैं और 2 केंद्र शासित प्रांत के हैं। तो टोटल कितनी याद करनी है, 30 याद करनी है। तो जो हमारी 30 विधान मंडल हैं, विधानसभाएं हैं, उनमें से अगर हम बात करेंगे जो राज्यपाल व 2 सदन विधानसभा के माध्यम से बनती है, तो इसको अगर आप ग्राफ के माध्यम से समझें तो ज़्यादा आसानी भाषा में आप समझ पाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, विधानमंडल की, तो ये क्या हो गया, ये विधानमंडल है। और विधानमंडल की अगर बात करते हैं तो विधानमंडल में अंग तो 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। मगर यदि 3 के लिए हम बात करते हैं तो पहला क्या होगा, पहला होता है राज्य विधानसभा। क्या याद करना है, यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं, राज्य विधानसभा होता है। दूसरा कौन सा होता है, राज्य विधान परिषद हो सकता है। और अगला कौन होता है, राज्यपाल हो सकता है, राज्यपाल। तो ये क्या है, ये हैं 3 अंग, यानी 1 2 3 अंग हो सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में बताए गए हैं, अनुच्छेद 168 में बताया गया है कि जो राज्य विधानमंडल होगा, जो 28 राज्यों के लिए होगा या फिर अन्य केंद्र शासित प्रांतों के लिए होगा, तो उनमें तो अंग 3 हो सकते हैं। परंतु ध्यान रखना है, ये जरूरी नहीं कि सब जगह 3 अंग हों। वहां पर कभी कभी क्या होता है कि भारत के सभी राज्यों में मंत्रिपरिषद नहीं है। तो सभी राज्यों में मंत्रिपरिषद नहीं है तो इसका मतलब भारत के सभी राज्यों में द्विसदनात्मक मंत्रिमंडल नहीं है, यानी कि जो मंत्रिमंडल है वो एक सदनात्मक है। यानी कि ज्यादातर अपने भारत के राज्यों में केवल राज्य विधानसभा है और दूसरा अंग राज्यपाल है। वहां पर दूसरा सदन राज्य विधान परिषद नहीं है। अगर हम चर्चा ही कर रहे हैं
तो अपने भारत के कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं उनके बारे में जानने के लिए तो ध्यान रखना है आपके पास कुल 30 विधान मंडलें हैं, यानी कि विधान सभाएं बनी हुई हैं। तो इनमें केवल कितने में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, बाकी शेष में विधान परिषद नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भारत के यानी कि 6 राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया गया है, बाकी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है। यानी कि प्रश्न बनता है कि द्विसदनात्मक जो राज्य विधानमंडल है वो कितने राज्य में है या कौन कौन से राज्य में है। तो उसके लिए चाहो तो एक छोटी सी ट्रिक याद कर सकते हो, ट्रिक के माध्यम से आप उसे याद कर सकते हैं अधिक समय तक। तो ट्रिक कौन सी है? तो यहाँ याद कर लीजिएगा, विंध्य से उत्तर कर आमाते। नवरात्र का समय चल रहा है, नवरात्र के दिन चल रहे हैं, और अगर हम बात करते हैं कि नवरात्र में अगर आप ये बात अपने घर में अपने मंदिर के सामने अगर करते हैं तो बिल्कुल बेहतर है। यानी कि विंध्यवासिनी माता आपको बिल्कुल कृपा कर सकती हैं आपके ऊपर, यानी कि विंध्य से उतरकर हमारे घर में विराजमान हो जाइए। आप उनका आह्वान कर रहे हैं तो क्या याद करेंगे? से का मतलब कुछ नहीं है, से साइलेंट है। क्या है? से साइलेंट है, बाकी सारे का वर्णन है। विंध्य भी से क्या होता है? याद कर लीजिए, इसका मतलब है बिहार। उत्तर का मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश। कर का मतलब क्या होता है? याद कर लेना, कर्नाटक होता है। आ का मतलब क्या होता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना क्या होता है? आंध्र प्रदेश होता है। माँ से क्या होता है? महाराष्ट्र होता है, ध्यान रखना। और ते से क्या है? तेलंगाना। अगर हम बात करते हैं अपने भारत के कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं तो बिल्कुल याद कर लेना, वेरी मोस्ट पॉइंट है। और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत के कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है या भारत के कौन से राज्य में विधान परिषद है। तो उसके बारे में आपको बहुत सुंदर ट्रिक है, आपको याद कर लेनी है ये ट्रिक बिल्कुल, जो कि हरदम आपको प्रश्न याद दिलाती रहेगी कि 6 कौन कौन से हैं। विंध्य से उतरकर आजा माते, नवरात्र का समय है, बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। विंध्य से उतरकर आजा माते, यानी इसका मतलब बनता है विंध्य से बिहार हो जाता है, से साइलेंट होता है, उत्तर से उत्तर प्रदेश हो जाता है, कर से कर्नाटक हो जाता है, आ से आंध्र प्रदेश हो जाता है, और माँ से महाराष्ट्र हो जाता है, और ते से तेलंगाना हो जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, माँ से मध्य प्रदेश भी है और माँ से मणिपुर भी है, माँ से मिजोरम भी है, मगर यहाँ माँ से महाराष्ट्र याद कर लीजिएगा। ध्यान रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले विधान परिषद थी परंतु उसने हटा दिया था, तो उसको हम नहीं रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तो यहाँ याद क्या करना? महाराष्ट्र याद करना है। बात आई समझ में? तो अनुच्छेद जो आपका 168 होता है उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो अगर आप कहीं बेहतर तरीके से समझ पाए हों तो बिल्कुल जो है समझने की कोशिश करें। अगर नहीं भी आया है तो एक बार हम फिर बताते हैं। यहाँ पर बताया गया है अनुच्छेद 168 में कि जो राज्यों के राज्य विधान मंडल होते हैं वो किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं? तो अनुच्छेद 168 में वर्णित किए गए हैं, जिनमें कि यह सदन जो होगा वो 3 अंगों का हो सकता है। परंतु अगर हम बात करेंगे विधानमंडल में कौन कौन से अंग होते हैं, तो पहला होता है राज्य विधानसभा, दूसरा होता है राज्य विधान परिषद, और तीसरा होता है राज्यपाल। परंतु भारत के कितने राज्यों में राज्य विधान परिषदें हैं? तो ध्यान रखना है, आपको जवाब क्या करना है? 6 राज्यों में विधान परिषदें पाई जाती हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले बिंदु पर, चलते हैं अनुच्छेद 169 पे। आइए अनुच्छेद 169 में देखते हैं हम लोग क्या बोला गया है। तो हमारे राज्य के लिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ बताया गया है कि राज्यों में जो राज्य विधान परिषद की स्थापना एवं समापन, जैसे कि अगर हम छोटी सी बात करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं एमपी की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश, यानी कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि जो जम्मू कश्मीर अपना है, यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो 31 अक्टूबर की बात करते हैं, 31 अक्टूबर, ठीक है, 2019, तो 31 अक्टूबर 2019 को हमारे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा करके यहाँ क्या कर दिया गया है? 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रांतों में बांट दिया गया है। तो कौन कौन से 2 केंद्र शासित प्रांत हैं? एक आपका बन जाता है लद्दाख और एक बन जाता है जम्मू कश्मीर। तो हमारे जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था तो उस दौरान हमारे जम्मू कश्मीर में कितने सदनात्मक, ध्यान रखना है, 2 सदनात्मक विधान मंडल था। 2 सदनात्मक विधान मंडल था, जिनमें से विधानसभा भी थी, विधान
जो सभा कही जाती है ये भी थी, और वहां पर विधान परिषद भी था, यानी कि दोनों चीजें थी। मगर अब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद जो है वो खत्म हो गई है। इसलिए अगर हम बात करेंगे तो अपने यहाँ पर जो राज्यों की संख्या बची है, कितनी बची, अब बची हुई है 6। मगर इसके पहले जो ट्रिक थी वो कैसे थी, वो थी बिंद से उतर कर आ जा माते। तो ध्यान रखना है आ जा माते। तो अब क्या करना है, आपको जा नहीं लगाना है, जा से जम्मू कश्मीर को हटा देना है, ये बिंदु आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब बिंद से उतर कर आ माते, और इसके पहले 2019 के पहले हम लोग क्या पढ़ते चले आ रहे हैं, लगातार हम लोग पढ़ते ट्रिक में चले आ रहे हैं, आ जा माते। तो बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान रखना है। इसमें क्या किया जा सकता है, अनुच्छेद जो 169 होता है वो किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद जो होती है उसे क्या कर सकता है, या तो स्थापित कर सकता है या तो उसको समाप्त कर सकता है। यानी कि एक ही हथियार से दो प्रकार के काम किए जाते हैं। अनुच्छेद जो आपका 169 बनता है, इससे उसे खत्म भी किया जा सकता है और उसकी स्थापना भी की जा सकती है। तो अब हम लोग ध्यान रखेंगे इसके अगले बिंदु पे कि यहाँ पर अगर स्थापना करनी है तो जरूरी क्या होता है, तो यहाँ पर जरूरी होता है कि उस राज्य की राज्य विधानसभा से विधेयक पास होना चाहिए, फिर केंद्र की जो हमारी संसद होती है उससे विधेयक पारित होना आवश्यक होता है। तो ये बिंदु वहां पर आवश्यक होता है अगर समाप्त करना है, अगर आपको स्थापना करनी है तो। आइए चलते हैं अगले जो है अनुच्छेद पे चलते हैं, और इसमें क्या पढ़ते हैं, अनुच्छेद जो आपका 170 होता है, इसमें क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद जो 170 होता है वो ये कहता है कि विधानसभा जो होती है वो राज्य निर्वाचन की संख्या जो होगी वो 500 से कम, या यानी कि अधिकतम की बात करेंगे तो 500 और कम से कम की बात करेंगे तो कितनी, वो 60 से कम नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये की जा रही है कि अगर किसी भी राज्य में क्या गठित किया जा रहा है, मंत्रिमंडल गठित किया जा रहा है, तो उसके मंत्रिमंडल में जो राज्य विधानसभा होगी, ध्यान रखना है यहाँ पर सबसे पहले बात किसकी की गई, अगर वहां पर राज्य विधानसभा का हम लोग गठन कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखना है कि वहां पर अधिकतम संख्या कभी 500 से अधिक सीटों की संख्या नहीं होगी, और अगर कम से कम की बात करेंगे तो 60 से कम हो ही नहीं सकती है, अन्यथा वहां पर राज्य विधानसभा का गठन नहीं किया जाएगा। परंतु ऐसे ही अपवाद को हम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हम लोगों को अपने संविधान में ये बात समझने को मिल जाती है कि यहाँ पर ये संख्या जो हमें बताई गई है 500 से अधिक नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए, तो एक अपवाद बनता है अपने संविधान में कि बताइए कि अपने संविधान का जो अनुच्छेद है 170 उसकी बिल्कुल यहाँ अवहेलना की जा रही है। अगर कहा जाए तो अवहेलना की जा रही है। मिजोरम एक अपना ऐसा राज्य है जहाँ पर इसकी संख्या 60 नहीं है, कैसी नहीं है, कितनी है, 40 है। गोवा है एक राज्य जहाँ इनकी संख्या कितनी है, 40 है, और एक राज्य सिक्किम है जहां पर इसकी संख्या कितनी है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसकी संख्या ओनली 32 है। तो बताइए कि जिस तरीके से अनुच्छेद 170 वर्णित करता है कि किसी भी राज्य में राज्य विधान सभा का अगर गठन किया जा रहा है तो कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए, वो संख्या सदैव 60 से नीचे नहीं होनी चाहिए। मगर अपवाद के स्वरूप यहाँ पर हमें ये राज्य देखने को मिलते हैं। परंतु एक केंद्र शासित प्रदेश होता है जहाँ पर हम पुडुचेरी की बात करते हैं, तो पुडुचेरी में उससे भी एक संख्या कम है जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 30 संख्या कम है। जबकि सीधा सीधा अगर देखा जाए तो 60 से 30 बिल्कुल आधा है, यानी कि बहुत ही कम संख्या है, फिर भी यहाँ पर विधान सभा का गठन किया गया है। तो चलते हैं, ये अपवाद के रूप में है इसलिए इसको नोट के रूप में स्पेशल आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले अनुच्छेद पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 71 पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद जो आपका 170 होता है उसमें क्या बताया गया है, 70 में बताया गया है विधानसभा, क्या बताते हैं, विधानसभा के बारे में बताते हैं। और अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुच्छेद 171 के बारे में, किसको बताते हैं, विधान परिषद के बारे में बताते हैं। इसका मतलब होता है अगर हम लोग ध्यान रखेंगे कि विधान परिषद जो होती है वो क्या होती है, तो विधान परिषद हमारी जो होती है वो राज्य के लिए होती है, ठीक है, और विधानसभा जो होती है वो भी हमारे राज्य का एक अंग होती है। परंतु अब ध्यान रखना है कि जो विधान परिषद होती है इसे क्या कहते हैं, निम्न सदन, हम सभा की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, जो विधानसभा होती है उसे क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, और जो परिषद होती है इसे क्या कहते हैं, इसे उच्च सदन कहते हैं। ये जो विधानसभा होती है इसे प्राथमिक सदन कहते हैं, और जो परिषद होती है इसे द्वितीयक सदन कहते हैं, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं कि यहाँ पर अनुच्छेद 170 ये कहता है कि विधानसभा गठित करने के लिए अधिकतम 500 और कम से कम 60 संख्या होनी चाहिए। उसी तरीके से अनुच्छेद 171 ये घोषणा करता है कि किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि 6 जो हमारे भारत के राज्य रहे हैं, कितने राज्य रहे हैं? 6 राज्य रहे हैं। तो इन 6 राज्यों में हम देखेंगे विधान परिषदें हैं, तो उन राज्यों की अगर संख्या की बात करते हैं तो कितनी होनी चाहिए? तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 171 में क्या बोला गया कि विधान परिषद की कुल जो सदस्य संख्या है उसी राज्य के राज्य विधानसभा की संख्या का या तो कितना 1/3, ये संख्या ध्यान रखनी है, या तो जिस राज्य में विधान परिषद आपको गठित करनी है, राज्य चाहे जो भी हो, उस राज्य में विधान परिषद गठित करनी है तो उस राज्य की विधानसभा का 1/3 संख्या में आप उस विधान परिषद को गठित कर सकते हो, या तो फिर आप ये ध्यान रखेंगे कि उसकी जो अधिक व 40 जो संख्या यहाँ पर बताई गई है, यानी कि ये संख्या आपकी अधिकतम में आ जाएगी व इनकी जो संख्या होगी 40 होगी, वो काहे में आएगी? ये संख्या कम से कम में रहेगी, यानी कि वो संख्या किससे कम नहीं हो सकती। वो संख्या जैसे अगर बात करी गई है, जैसे ठीक है हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कहाँ की बात करते हैं? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में बताएं सीटों की संख्या, विधानसभा की बात करते हैं तो सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है 500। तो 500 का अगर हम चाहें तो 1/3 अगर हम 3 करते हैं तो यहाँ पर हम अपने विधान परिषद की सीटों की संख्या निकाल सकते हैं। 1/3 यहाँ पर भाग हो सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे कितने बनते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा बनता है 3 के 3, और यहाँ कितने बजाते हैं? 2 बचते हैं, और 3 18। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये संख्या 160 के ऊपर जा सकती है, परंतु क्या हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में संख्या 100 या 150, 160 या 150 है? नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद की संख्या है वो ओनली सीटों की संख्या 100 है। कितनी याद करेंगे? 100 याद करेंगे, और सभा की संख्या कितनी याद करेंगे? 500 याद करेंगे। मगर तत्कालिक वर्तमान जो सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या जो है वो कम है। सदस्यों की संख्या इसमें कितनी है? निर्वाचित सदस्यों की संख्या 99 है, और अगर हम 500 विधानसभा की बात करते हैं तो इनमें जो निर्वाचित सदस्य हैं वो कितने हैं? 403 + 1, यानी कि 403 लोग निर्वाचित हैं और 1 लोग जो है वो एंग्लो इंडियन मनोनीत के रूप में है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो ये बात यहाँ क्या बोली जा रही है, बात आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पर जो अनुच्छेद आपका होता है 171, इसमें क्या कहा गया है, 70 में क्या कहा गया है। तो दोनों की बातें अगर देखा जाए तो कॉमन ही बनती हैं। एक विधान परिषद के बारे में बोल रहा है, एक बोल रहा है सभा के बारे में, बातें दोनों कॉमन है। हाँ, संख्यात्मक मान आगे पीछे जरूर हैं। उसमें कम से कम संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। इसमें कम से कम संख्या कितनी हो सकती है? जो है वो 40 हो सकती है। अधिकतम संख्या की उसमें बात करी गई 500 हो सकती है। इसमें अधिकतम संख्या की बात करी जा रही है, कितनी हो सकती है? 1/3 हो सकती है किसी भी राज्य क्या, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक राज्य में अलग अलग सीटों की संख्या है, इसलिए यहाँ पर कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए बता दिया गया है कि निम्न सदन का 1/3% होगी। ठीक है, ये अधिकतम संख्या है।